Good afternoon, good evening as well, and अस्सलाम वालेकुम. होप सो यू विल बी फाइन. आरोज बेटा बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं. और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू स्ट्रोक या सीवीए के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि सर्टेन फैक्टर्स होते हैं दैट आर मॉडिफाइएबल और कुछ फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की तरफ भी हमने डिस्कस किया था. ओके, हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. जी, इंस्टेड ऑफ दैट हमने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की थी. लाइक हमने ये भी कहा था कि कार्डिक आउटपुट जो कि 15 to 20% या 22% रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन सेरिब्रल ब्लड फ्लो. और अगर सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होएगा अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंजेस आएंगी. ओके, वेल, थैंक यू रोज बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंजेस आएंगी. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहा था उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होगी. लैक्टिक एसिडोसिस होने के साथ साथ जो एटीपी की जनरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी. एटीपी की प्रोडक्शन या जो जनरेशन है रिड्यूस होगी, तो उसके रिजल्ट में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी. अल्टीमेटली सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म थी वो अल्टर्ड होना शुरू हो जाएगी. मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होएगी. अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट विल हैपन की ब्रेन डेथ होना शुरू हो जाती है. इसी तरह हमने डिफरेंट साइट्स डिस्कस की थी. डिफरेंट साइट्स डिस्कस किए हैं कि कहाँ कहाँ से थ्रोम्बाई हो सकते हैं, एम्बोलाई हो सकते हैं. इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि कोई ब्लड वेसल का प्रॉब्लम हो सकता है. इसके अलावा हमने सेरेब्रल ब्लड फ्लो के बारे में डिस्कस किया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. इंस्टेड ऑफ दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. एंड थर्ड वन हमने ये कहा कि अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो तब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये सर्टेन चीज़ें थी जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की हैं. ओके, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कुछ डिटेल के साथ कि सीवीए होता क्या है, उसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ओके. ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितना चाहिए होता है. ये स्लाइड्स भी हमने डिस्कस कर ली थी कि सीवीए को डिफाइन आपने कैसे करना है. मेडिकल इमरजेंसी क्या है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास के अंदर. एंड एक कंप्लीट स्ट्रोक होता है. कंप्लीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है या न्यूरो डिफेक्ट्स अनचेंज ओवर 2 to 3 days, अगर 2 से 3 दिन के अंदर जो न्यूरोनल फोकल डेफिसिट हुआ था वो अगर अनचेंज्ड है तो उसको हम कह रहे होते हैं कि कंप्लीट स्ट्रोक है. यूजुअली एम्बोलिक इन नेचर होता है, स्टेबल स्ट्रोक भी कहा जाता है. एंड सिग्नल्स रेडीनेस फॉर एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी के थ्रू आप उसको हील आउट करवा रहे होते हैं अनलेस एन एनोरिदम इज इन्वॉल्व. अगर अब नॉर्मल डायलिटेशन हो गई है, सर्कल फ्लैप विलस अब नॉर्मल डायलिटेट हो गया है तो रिजॉल्व नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप उसको एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी के थ्रू रिस्टोर करवा रहे होते हैं. अब कंप्लीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, हेमिप्लेजिया हो सकता है, पैराप्लेजिया हो सकता है, हाफ साइड पैरालिसिस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इफेक्ट कि कौन सी साइड इफेक्ट हुई है. राइट हेमिस्फीयर हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर हुआ है और उसका कितना एक्सटेंट इफेक्ट हुआ है या कितने एक्सटेंट डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो पैरालिसिस है या हेमिप्लेजिया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कंप्लीट स्ट्रोक. ओके, ये हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में पहले डिस्कस कर लिया. ये वो साइट्स हैं जहाँ पे एम्बोलाई या थ्रोम्बाई ओरिजिनेट हो सकते हैं.
ओके, इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंटली एक्स्ट्रा क्रेनियल फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमने पहले शुरू में भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर लेस देन 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। If we talk about the systemic blood pressure, तो then we mostly take the systolic blood pressure, right? अगर systolic blood pressure less than 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो अल्टीमेटली ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर रिड्यूस होएगी तो अल्टीमेटली हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी। अदर कंडीशन इज इफ द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, जो डायस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 100 है एंड जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ हेमरेज इन द ब्रेन, कि हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो सर्कुलर विलस है उसमें रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कार्डियक आउटपुट है। अब कार्डियक आउटपुट में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन द रिड्यूस बाय 30% ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, जब कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होएगी, क्योंकि हमने कहा है कि 15 to 20% रिक्वायर्ड होती है एट द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट टू मेंटेन सेरिब्रल ब्लड फ्लो, गॉट इट। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगी बाई 30% रिडक्शन होगी तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो टू द ब्रेन विल बी रिड्यूस्ड, सेरिब्रल ब्लड फ्लो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि अगर ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है, लाइक अनीमिया है, अनीमिया की वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ये पॉलीसाइथीमिया है, पॉलीसाइथीमिया ने क्या किया कि ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर दिया है, तो ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड का मोर विस्कस होना, अगेन जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड है वो मेंटेन नहीं होती। जब नॉर्मल ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली नॉर्मल ब्लड जो सप्लाई टूवर्ड्स द सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये वो सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनको हम कह रहे होते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रेनियल फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स। One is systemic blood pressure. Systemic blood pressure is if the systolic blood pressure is less than 70 millimeter of mercury, or the systolic blood pressure is more than 160 millimeter of mercury. A condition of hypertension, you can say. Other one is cardiac output. When the cardiac output is reduced to 30%, ultimately what will happen is cerebral blood flow is reduced at the end. And third one is blood viscosity. अगर blood viscosity anemia की वजह से है या polycythemia की वजह से increase हुई है तो ultimately ये definitely जो blood की normal laminar flow है वो maintain नहीं होगी। अगर ब्लड की नॉर्मल लेमिनर फ्लो मेंटेन नहीं होगी तो नॉर्मल जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन नहीं होगी, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगी, ब्लड मोर विस्कस होएगा, तो अल्टीमेटली हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होएगी, अगेन वही बातें कि एटीपी की जनरेशन कम हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम पंप फेल होना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगी और 4 to 6 मिनट्स के अंदर ब्रेन डेथ हो जाएगी। गॉट इट? ओके, दूसरी कंडीशन ये तो थी हमारी कि अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है या अल्ट्रेशन आ गई है, तो दैट विल लीड टू दीज 3 थिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट द मेटाबॉलिक फैक्टर्स, तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स में ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होएगा एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन वेसोडाइलेशन टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द नॉर्मल। ओके, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट पोटेंट रेगुलेटर ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो है और इंक्रीज हाइड्रोजन इन कंसंट्रेशन सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ अनीमिया, सर अनीमिया कैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है सेरिब्रम की तरफ से? बेटा अनीमिया क्या होता है सारा, अनीमिया क्या होता है जल्दी बताएं, आपको ऐसी बात बताऊंगा जो कभी नहीं भूलेंगे आप। अनीमिया बताएं जल्दी से।
अनीमिया, सारा अनीमिया बेटा बताएं जल्दी से। बेटा अनीमिया के अंदर जो सेरिब्रल परफ्यूजन होती है वो हाइपोपरफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। स्पेशली रिड्यूस ऑक्सीजन एंड ब्लड सेल। ओके बेटा एचबी का लेवल अगर आप सिंपल कह देती ना तो भी ठीक था, एचबी आपके आरबीसीज की वजह से होती है, ठीक है। अब अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही होती है, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स से एरिथ्रोपोएटिन रिक्वायर्ड होता है। बेटा वो पेशेंट्स जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज के साथ होते हैं, जिनके अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती या एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन नहीं होती, तो अल्टीमेटली उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि सेलुलर हाइपरपर्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। हाइपरपर्फ्यूजन सेलुलर सेरिब्रल हाइपरपर्फ्यूजन होती है, सेरिब्रल हाइपरपर्फ्यूजन होती है। और मेन काज या तो अनीमिया होता है, और सेकेंडली ये होता है कि वो पेशेंट्स जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं या कोई भी रीनल डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज़ कॉमन होती है। अब एनीमिया की वजह से हाइपरपर्फ्यूजन होती है, सेरिब्रल हाइपरपर्फ्यूजन, तो वो सेरिब्रल हाइपरपर्फ्यूजन की वजह से वहाँ पे जो ब्लड वेसल है ये सेरिब्रल रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। मेन इसका बेटा अगर कोरिलेशन देखा जाए तो वो आपकी एचबी के साथ है। अनीमिया इसलिए लिखा हुआ है कि एचबी के साथ इसका कोरिलेशन है। ओके तो अच्छा, मेटाबॉलिक फैक्टर्स की अगर हम बात की है तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि मेटाबॉलिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लाइक इंक्रीज CO2 एंड O2 रिजल्ट्स इन वेसोडाइलेशन टू रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द नॉर्मल। और हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ओके कार्बन डाइऑक्साइड पोटेंट रेगुलेटर ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी तो वो भी सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है, क्योंकि पीएच रिड्यूस हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उस एसिडोसिस से प्रिवेंट करने के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, पहले में हमने ये कहा है कि कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, दूसरे में हमने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया है, तीसरी कंडीशन के अंदर बेटा कोई ब्लड वेसल के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम एक शॉर्ट सा रिव्यू ले रहे हैं कि आप लोगों की फिंगर टिप पे चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, द कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट। सेरिब्रल ब्लड फ्लो के लिए ब्लड वेसल का नॉर्मल होना इम्पॉर्टेंट है। कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक इम्पोर्टेंटली कंजेनिटल अनॉमलीज हो सकती हैं, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, कॉइलिंग हो सकती है, किंकिंग हो सकती है, एवी मालफॉर्मेशन हो सकती है। अब इसके अंदर क्या होता है, डिसीजेस के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल है वो अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकती, उसके अंदर अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है, जिगजैग होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने डीवीटी वाले पेशेंट्स देखे होंगे, डीवी थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट देखे होंगे, तो इसी तरह इन कंजेनिटल अनॉमलीज के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो जिगजैग होना शुरू हो जाती है। अब जिगजैग होने के रिजल्ट में क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होती है वो मेंटेन नहीं हो सकती, इसी तरह किंकिंग हो सकती है, कॉइलिंग हो सकती है। इसके अलावा मालफॉर्मेशन इंटरफेयर विद द सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड कंट्रीब्यूट टू आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीज। अब हो सकता है कि इस वजह से आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीज हो गई है। इसके अलावा कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है सॉरी। अब अगर एक ब्लड वेसल क्विंक हो गई है या कॉइलिंग हो गई है तो वहाँ से एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है वहाँ से कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होगी। इसके अलावा वो ब्लड जो नॉर्मल सर्कल ऑफ विलनेस तक पहुँच रहा होता है, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं ब्रेन के अंदर दैट आर नोन एज सर्कल ऑफ विलनेस,
उन तक जो पहुंच रहा होता है ब्लड, हो सकता है वो नॉर्मली पहुंच ही नहीं रहा, अब परफ्यूजन ही नहीं हो रही, हो सकता है गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही, हो सकता है नॉर्मल जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं पहुंच रही। तो अल्टीमेटली देयर माइट बी ये फोकल न्यूरोनल डेफिसिट, काज कोई भी हो सकती है। लाइक ब्लड वेसल की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ वन बेटा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि आपने पहले भी पूछा था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का क्या रोल है, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या करता है। बेसिकली इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीजेस विद एन असॉल्ट टू ब्रेन। काजेज ऑफ आईसीपी, स्ट्रोक हो सकता है, न्यूप्लाज्म हो सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोसिफिलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती हैं, कोई ट्रोमेटिक कंडीशन हो सकती हैं। दीज सर्टेन कंडीशंस काजेज टू इंक्रीज द आईसीपी। और आईसीपी क्या करता है बेसिकली, दैट कंप्रेसेस द ब्रेन एंड रिड्यूस सेरेब्रल ब्लड फ्लो विच मे लीड टू इन्फॉर्मेशन। यस मैम। और जैसे इन्फॉक्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो मिनिमाइज हो जाएगी, हिपोक्सिया की कंडीशन होगी, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू फोकल न्यूरोनल डेफिसिट। और बोथ एक्स्ट्राक्रेनियल है, ये इंट्राक्रेनियल फैक्टर्स मे लीड टू स्ट्रोक। अब पीछे देखेंगे तो हमने एक्स्ट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में डिस्कस किया और इंट्राक्रेनियल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा ब्लड वेसल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ सकती है। ये सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अगेन सीवीए को लीड कर रहे होते हैं या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को लीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा आर्थरोस्क्लेरोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने ये भी आंसर किया था कि सर आर्थरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। डेफिनेटली बेटा हो सकती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल अकमुलेशन एंड इनफिल्ट्रेशन इन द इंटीमा ऑफ द आर्टरीज। हम आर्टरीज की अगर लेयर की बात करें तो ट्यूनिका मीडिया होता है, इंटीमा होता है, एडवेंटिशा होती है। अब जो इंटीमा होती है मोस्ट इनर लेयर होती है। अगर इनर लेयर के अंदर ही कोई अकमुलेशन हो गई, अब नॉर्मल अकमुलेशन हो गई है, तो क्या करेगी कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो मेंटेन नहीं होगी। अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगी तो देयर विल बी हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया होएगा, सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज होएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे जो नॉर्मल न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जिनको रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, वो मेंटेन नहीं होती। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि न्यूरोनल डेथ होना शुरू हो जाती है, न्यूरॉन्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंटली कि कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गई है। अब प्लेक फॉर्मेशन कहीं पे भी हो सकती है, हार्ट से ओरिजिनेट हो सकती है, एओर्टा से ओरिजिनेट हो सकती है, इवन के सेरेब्रल आर्टरी से ओरिजिनेट हो सकती है, बेसलर आर्टरी से ओरिजिनेट हो सकती है। व्हाटएवर कहीं पे भी कोई एम्बोलाई, थ्रोम्बाई बना है, वो अपनी जगह से निकला है, मूव किया है, मूव करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आया और ब्रेन की तरफ मूव करके चला गया है, और उसने जाके सर्कल ऑफ विल्स को ब्लॉक कर दिया, या कहीं पे भी कोई आर्टरी की ब्लॉकेज काज कर दी है, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू सीवीए। और इस तरह का अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस्ड सीवीए हो रहा है तो सर्टेन कंडीशन में उसको कहा जाता है कि ये ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है, क्योंकि ये एक प्रिडिक्टर्स होता है टुवर्ड्स द सीवीए। ओके। इसके अलावा प्लेटलेट्स और फिब्रिन एग्रीगेशन हो सकती है और द कलेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेक। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई ब्लड वेसल की इंजरी हुई है, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई है, एडियन हुई है, फिब्रिन एग्रीगेट हुआ है, तो ये भी क्या करता है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो गई या एडियन हो गई है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी, तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मूव करके जाके ब्लड वेसल्स को, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या सेरेब्रल ब्लड फ्लो को कहीं पे अपलोड कर सकता है। इसके अलावा अगर प्लेक फॉर्मेशन हुई है, प्लेक फॉर्मेशन डिसॉल्व हुआ है और उसके पीसेस हो गई हैं, पीसेस में कन्वर्ट हो गया है, ये पार्ट ऑफ प्लेक ब्रेक्स ऑफ एंड ट्रेवल टू नैरोइंग डिस्टल आर्टरी या डिस्टल आर्टरी की तरफ मूव किया, तो उसने क्या किया कि डिस्टल आर्टरी के अंदर जो कोलेटरल सर्कुलेशन थी उसको ब्लॉक कर दिया है। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स आगे ओरिजिनेट होके ब्लड को, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, उनको इसने ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा सेरिब्रल इन्फॉक्शन हो सकती है, जो कि आप लोग पहले भी बता रहे थे कि सेरिब्रल इन्फॉक्शन इज एन अदर काज। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर बेटा कोई भी अबनॉर्मल अकमुलेशन हो सकती है, ट्यूनिका इंटीमा के अंदर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। इसके अलावा प्लेटलेट या फिब्रिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द प्लेक अगर ब्रेक डाउन उसकी हो गई है, जो कि डिस्टल आर्टरी की तरफ मूव कर रहा था, ये सेरिब्रल इन्फॉक्शन हो सकती है। तो ये सर्टेन काजेज होती हैं दैट विल लीड टू सीवीए, स्ट्रोक। गॉट इट?
ओके, ये वो कंडीशंस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ब्रेन रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ O2 एंड ग्लूकोज फॉर द न्यूरॉन्स टू फंक्शन, and if the blood flow is interrupted, ultimately mitochondria would switch to aerobic, anaerobic respiration and metabolism, which generates large amount of lactic acid, causing a change in the pH, rendering the neurons incapable of producing sufficient quantities of ATP. अब जब ATP रिडक्शन हो जाएगी, ATP सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होएगी, तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होती हैं। अगर ATP प्रोड्यूस नहीं होगी तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप अपनी नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट से इम्बैलेंस होएगा तो जो सेल नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है दैट विल नॉट परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन एंड सेल सीज टू फंक्शन। ओके, अब जैसे ही सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है दैट विल बी अल्टर्ड इन 30 सेकेंड्स, metabolism stops in 2 minutes and cell death occurs in 4 to 6 minutes. And atherosclerosis is a major cause of stroke and lead to thrombus formation and contribute to emboli. Around the core area of the ischemia, a border zone of reduced blood flow where the ischemia is potentially reversible. Or if the adequate blood flow can be restored early, less than 3 hours, the ischemic cascade can be interrupted, then less brain damage and neurological function will be lost. Okay, अब इसके अंदर क्या है कि अगर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक अगर लेस देन 24 आवर्स है या 3 आवर्स के अंदर अंदर ब्लड फ्लो जो है उसको हम नॉर्मलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली कम ब्रेन डैमेज होएगा। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल फोकल डेफिसिट कम होएगा। अगर ज़्यादा देर के लिए रहता है ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ रिड्यूस रहती है तो अल्टीमेटली ये सारा ऊपर जो हमने डिस्कस किया दैट विल हैपन और 4 to 6 मिनट के अंदर ब्रेन डेथ हो जाती है। ओके, TIA की बात करते हैं। TIA क्या है? ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है। अब TIA के अंदर क्या होता है कि टेम्परेरी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाय इस्कीमिया। अगर इस्कीमिया हुआ है तो उसकी वजह से अगर कोई टेम्परेरी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये TIA है। और TIA मोस्टली रिजॉल्व कर जाता है 3 आवर्स से लेकर 24 आवर्स के अंदर अंदर। ओके, मे बी ड्यू टू माइक्रो एम्बोलाई हो सकता है दैट टेम्परेरी ब्लॉक द ब्लड फ्लो। अब ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक के अंदर क्या होता है कि कोई टेम्परेरी एम्बोलाई या कोई थ्रोम्बाई मूव करता हुआ या कोई प्लेग कहीं पे बना था वो उसने ओरिजिनेट हुआ है, खास कोई भी हो सकती है। अब वो माइक्रो एम्बोलाई ने क्या किया है कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन एक इंडिकेटर दे जाएगा कि ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हुआ है और उसकी वजह से CVA हो सकता है। ओके, वार्निंग साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज का वार्निंग साइन डेफिनेटली हो सकता है। Okay, we have different types of stroke. For example, ischemic stroke है। ischemic के आगे 2 टाइप्स होती हैं, thrombotic stroke है या embolic stroke है। इसके अलावा hemorrhagic stroke है। hemorrhagic की further 2 टाइप्स होती हैं, spontaneous intracerebral hemorrhage है या spontaneous subarachnoid hemorrhage है। Okay, तो basically we have 2 types, ischemic stroke है या hemorrhagic stroke है।
और इस्कीमिया के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रहा है या एम्बोलाई की वजह से हो रहा है। और हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर कि हेमरेज कहाँ पे हो रहा है, हो सकता है कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है या सबरेक्नाइड में हेमरेज है। डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द हेमरेज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, spontaneous intracerebral hemorrhage or subarachnoid hemorrhage. Okay, initially this is the picture taken from Google. तो मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक इसमें आप लोगों ने देखना है कि थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या डिफरेंस है। जल्दी से स्लाइड को देख के इंटरप्रेट करें कि थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या फ़र्क है। हाँ पता नहीं ओपन बुक ही होएगा, ओपन बुक में होगा ये क्या है। अभी तो मैं 2 घंटे की क्लास। अब बेटा जल्दी से इसको इंटरप्रेट करना है आप लोगों ने। थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या डिफरेंस है, लेट मी नो। ओके, थ्रोम्बोसिस में क्लॉट बनता है और एम्बोलिक में क्या होता है? वेल अब बेटा थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिक 2 डिफरेंट चीजें हैं। थ्रोम्बोसिस के अंदर बेटा क्या है कि थ्रोम्बोसिस इज ए नर्विंग ऑफ आर्टरी बाय फैटी डिपॉजिट्स, जिसको हमने प्लेक फॉर्मेशन का है। ओके, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है बेटा, दोनों के अंदर ब्लॉक हो रही होती है, थ्रोम्बोसिस के अंदर भी और एम्बोलिक के अंदर भी। अब जो थ्रोम्बोसिस है ये क्या करता है कि कोई भी फैटी प्लेक हो सकता है, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर बन सकता है, लेकिन इसने क्या किया कि पार्शियली ओक्लूड किया होता है। लेकिन अगर एम्बोलाई की हम बात करें तो जो क्लॉट बना था उसने कंप्लीट ओक्लूजन कर देता है। अब जैसे ब्रेन की तक पहुंचेगा, ब्रेन के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, उसको वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा। जैसे ही कम्प्लीटली ब्लॉक होएगा तो अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर जो नॉर्मल सेल्स पड़े होते हैं, न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अब सी के अंदर तीसरी कंडीशन क्या है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। अब हेमरेजिक स्ट्रोक डिपेंड करता है कि हेमरेज हुआ कहाँ पे है, और हेमरेज के अंदर क्या होता है कि कोई एक ब्लड वेसल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रैप्चर हो जाती है। रैप्चर होने की वजह से वहाँ पे अगेन ब्लड अकमुलेट हो जाता है।
जैसे ब्लड अकमुलेट होएगा तो नॉर्मली ब्लड फ्लो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ओके, इस्कीमिया की अगर हम बात करते हैं, इस्कीमिया के अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ फंक्शन इन द ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड या डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई। इस्कीमिया बेटा किसी ब्लॉकेज की वजह से हो रहा होता है, चाहे वो थ्रोम्बाई की वजह से है, चाहे वो एम्बोलाई की वजह से है। ठीक है, एम्बोलाई है या थ्रोम्बाई है, उसने क्या किया, ब्लड वेसल को ब्लॉक किया, पार्शियली ओक्लूड किया है या कंप्लीट ओक्लूड किया है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एम्बोलाई या थ्रोम्बाई। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन विल बी इनएडिक्वेट। अब जैसे इनएडिक्वेट होगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि सेरिब्रल इन्फॉक्शन हो गया है। सेरिब्रल इन्फॉक्शन होगा तो उसको हम कह रहे होते हैं कि सेरिब्रल इन्फॉक्शन की वजह से, सेरिब्रल इन्फॉक्शन की वजह से जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ ऑल दी स्ट्रोक डेफिनेटली इस्कीमिया की वजह से, जिसमें हमने कहा कि ब्लड फ्लो भी कम हो सकती है, कोई ब्लॉकेज भी हो सकती है, इसके अलावा स्टीनोसिस भी हो सकती है, सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं या सर्टेन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दैट विल लीड टू इस्कीमिक स्ट्रोक। गॉट इट? Most patients with ischemic stroke do not have a decreased level of consciousness in the first 24 hours। इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर इस्कीमिया हुआ भी है ना तो ब्लड जो आपका ब्रेन है वो हाइपर परफ्यूजन करवा के ब्लड फ्लो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन को मेंटेन करके सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन होता ऐसा फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही है। उसके बाद क्या होता है कि 72 आवर्स के बाद जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होना शुरू हो जाती हैं, सेरिब्रल एडिमा होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इस्कीमिक स्ट्रोक। अब हम दो चीजें डिस्कस की हैं कि थ्रोम्बाई हो सकता है या एम्बोलाई हो सकता है। अब थ्रोम्बाई के अंदर क्या होता है कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस अकर्स इन रिलेशन टू इंजरी टू ए ब्लड वेसल वॉल्व्स, लाइक ब्लड क्लॉट हो गया है। अब ब्लड क्लॉट ने क्या किया, हो सकता है कि जैसे ही ब्लड वेसल की इंजरी हुई है, ब्लड वेसल की इंजरी होने के रिजल्ट में वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई है और प्लेटलेट एग्रीगेशन किसी वजह से ज्यादा हो गई है। अदर कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है उस आर्टरी के अंदर कोई फैटी प्लेक की फॉर्मेशन हो गई है, थ्रोम्बस बन गया है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, सर्टेन हाइपरक्लोस्ट्रीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से क्लॉट हो सकता है। सर्टेन फैक्टर्स होते हैं दैट विल लीड टू अ क्लॉट फॉर्मेशन। जैसे ही क्लॉट बनेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड वेसल ओक्लूड होना शुरू हो जाएगी, ब्लड वेसल नैरो होना शुरू हो जाएगी। जो नॉर्मल एक फ्लो के साथ ब्लड ने मूव करना था वो फ्लो मेंटेन नहीं होगी। ओके, जब फ्लो मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आगे जो न्यूरॉन्स पड़े हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो डैमेज या डेथ होना शुरू हो जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक है डेफिनेटली 2/3 आर एसोसिएटेड विद एचटीएन और डायबिटीज। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एचटीएन और डायबिटीज की वजह से थ्रोम्बो इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकती हैं। अब एचटीएन ने कैसे काज कर सकता है, हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ था, कहीं पे कोई थ्रोम्बाई पड़ा था, वो एम्बोलाई बना, ये कोई एम्बोलाई मूव कर रहा था, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, हाई ब्लड फ्लो होने की वजह से वो रैप्चर हो गया है, तो वो पीसेज में कन्वर्ट हो गया, पीसेज में कन्वर्ट होएगा तो आगे जाके सेरिब्रल आर्टरी या सेरिब्रल ब्लड फ्लो को अक्लूड कर देगा। और मोस्टली जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है दैट ऑफन प्रोसीडेड बाय ए ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक, कि कहीं पे फॉर टेम्परेरी इस्कीमिया हुआ और रिजॉल्व हो गया, लेकिन उसको आपने ट्रीट नहीं किया, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी जो कि टीआईए को ट्रीट कर रही थी, तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो सकता है। गॉट इट? ओके वेल, इसके अलावा दूसरा एम्बोलिक स्ट्रोक होता है। अब एम्बोलाई के अंदर, ये एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि एम्बोलस लॉज इन एंड ओक्लूड्स सेरिब्रल आर्टरी। एम्बोलाई कहीं पे बना, वो वहाँ पे उसने क्या किया कि सेरिब्रल आर्टरी को ओक्लूड कर दिया, पार्शियली ओक्लूड किया है या कम्प्लीटली ओक्लूड किया है। इसके अलावा इन्फॉक्शन हो सकता है, एडीमा हो सकता है, जैसे ही कोई ब्लड फ्लो या नॉर्मली ब्लड फ्लो था तो उस ब्लड फ्लो के अंदर या तो इन्फॉक्शन हो गया है एम्बोलाई डिसलॉग होने की वजह से, या एडीमा हो गया है।
ना ऐसे ओके बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। हाँ। आप ये एम्बुलेंस स्टॉक कोड देख लें। जैसे नहीं तुसी कीता ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि हेमरेज कैसे होता है, उसकी काज क्या क्या है और क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो प्लीज। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ